हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अर्थ नीति। ये है हमारा पॉलिटी का पहला लेक्चर स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स नीति। और ओवरऑल भी अगर आप मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो भी ये टॉपिक्स जो है उसके लिए भी रेलेवेंट है। हमने 100 टॉपिक्स ऐसे सेलेक्ट करे हैं जहां से यूपीएससी ने 90% क्वेश्चंस अब तक लास्ट 15 इयर्स में दिए हैं। उन्हीं टॉपिक्स को प्रीलिम्स नीति के अंदर हम कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन इतना थॉरोली पढ़ेंगे कि अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप तक नहीं पहुंच रही है तो फिर उस टॉपिक को कवर करने कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम डिटेल में जाने वाले हैं, एनालिटिकल एस्पेक्ट भी कवर करने वाले हैं और इस तरीके से चीजों को पढ़ने वाले हैं कि उन्हें रिटेन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। तो अगर आपके यूपीएससी के हिसाब से देखा जाए तो इस टॉपिक का नाम रहने वाला है सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, उसे बनाने के लिए कहां कहां से हमने चीजें बोरो करी हैं, क्या क्या एलिगेशंस लगाए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स पर, क्यों इसे एक आर्किटेक्चरल जीनियस कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कौन कौन से सिंथेसिस इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं कि फेडरल भी है, यूनियन भी है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी है, जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। साथ के साथ आपको यह भी देखने को मिल रहा है कि हम बेसिकली सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड कर रखी हैं, ड्यूटीज भी प्रोवाइड कर रखी हैं, अमेंडेबिलिटी भी रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। तो इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, इस लेक्चर को देख लेते हैं, तो आपको किसी और चीज को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम इतना डिटेल में जाने वाले हैं और केवल इसमें ही नहीं, आने वाले सारे लेक्चर्स में भी हम इतना ही डिटेल में जाने वाले हैं कि आपके लिए लेक्चर्स इनफ हो और आपको किसी और सोर्स को रेफर करने की जरूरत ना पड़े। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक मास्टर क्लास कहा जा सकता है सिंथेसिस के लिए। जितने भी आइडियाज प्रिवेल कर रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को यह टास्क दिया गया कि आपको एक संविधान बनाना है, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है भारत के लिए, तो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज अवेलेबल थे दुनिया के अंदर। पर हमें यह देखना था कि ऐसे कौन कौन से आइडियाज हैं जो भारत के लैंडस्केप के ऊपर परफेक्टली फिट बैठेंगे, उनके अंदर क्या क्या ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जो भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सस्टेन कर पाए, इतने डाइवर्स नेशन में यूनिटी को मेंटेन कर पाए और ज्यादा प्रमोट भी कर पाए। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उन्हें डेफिनेटली रेदर देन क्रिटिसाइजिंग, कहीं ना कहीं आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक आर्किटेक्चरल जीनियस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के अंदर एग्जिस्ट करता है, भारत के संविधान को कहते हैं। और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है। मैं लैंड साइज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूं। नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इतनी डाइवर्सिटी है कि आप सबके इंटरेस्ट को कैसे मेंटेन कर पाए, कैसे सस्टेन कर पाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के पास। इसलिए डेफिनेटली उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, उनको डेफिनेटली ये देखने की जरूरत है हमें कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसके लिए उन्हें क्रेडिट ऑफ कोर्स देने की जरूरत है रेदर देन क्रिटिसाइजिंग देम। आजकल एक नया ट्रेंड भी चल चुका है कि आप हिस्ट्री के अंदर जो भी हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम पे जो भी हुआ है, उसे बहुत इजीली क्रिटिसाइज कर दिया जाता है। आसान भी है 80 साल बाद किसी चीज को क्रिटिसाइज करना विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उस टाइम पे क्या सिचुएशंस थी, क्या क्या सिनेरियोज थे, भारत किस कंडीशन में था, वो बहुत आसान लगता है लोगों के लिए। अब देखो, सबसे पहली चीज जब मैं बोल रहा था कि यूनिटी को फोर्ज करना है अनपैरेलल डाइवर्सिटी के बीच में, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी कहीं और देखने को नहीं मिलती। ऐसे केस में मुझे यूनिटी सस्टेन करनी है। वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ तो लिया, पॉलिटिकली तो आपने यूनिफाई कर लिया भारत को, लेकिन अब आप इसे सस्टेन कैसे करोगे, ऐसे आइडियाज कैसे पुट करोगे संविधान के अंदर कि कोई यहां से बाहर निकलने की कोशिश ना करे, कोई किसी को भी ऐसा ना लगे कि उसके इंटरेस्ट को हर्ट किया जा रहा है, उसके इंटरेस्ट को सेंट्रलिटी नहीं मिल रही है, वो इंक्लूसिव फील नहीं कर रहा है। तो वो चीज को मेक श्योर करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक जिम्मेदारी थी और इवेंचुअली उनकी अकाउंटेबिलिटी भी थी कि अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आने वाली जनरेशंस उनसे सवाल पूछेंगी। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज आज हमें पसंद नहीं आते, हम पूछते हैं ना कि संविधान के अंदर ये क्यों ऐड कर दिया, संविधान में स्पेशल प्रोविजंस क्यों दे दिए, रिजर्वेशंस क्यों दे दिया, माइनॉरिटी के लिए क्यों कर दिया, ये सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है, अपीजमेंट का कंसेप्ट है। तो अकाउंटेबिलिटी भी उनके ऊपर आने वाली थी, उनकी जवाबदेही भी थी अलॉन्ग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए ये सारे चैलेंजेस थे जो उन्हें फेस करने थे। सबसे पहला चैलेंज था ज्योग्राफिकल फैक्टर।
एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बनाना इतने बड़े देश के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए कोई आसान काम तो डेफिनेटली नहीं था. दिस वाज द फर्स्ट चैलेंज. सेकंड चैलेंज वाज यूनिफाइड स्ट्रक्चर. एक ऐसा संविधान बनाना जो सेंटर और स्टेट सबके ऊपर अप्लाई हो सके, यह भी एक बहुत बड़ा टास्क था. थर्ड चैलेंज वाज हिस्टोरिकल फैक्टर्स. ऑलरेडी हमारे पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बल्कि डॉक्यूमेंट पड़ा था, जहां से हमने ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द चीजें पिक करी है, लेकिन हम उसके अंदर चेंजेस भी करने थे. अदरवाइज ब्रिटिश द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन सेम तो नहीं हो सकता, पर उसमें कुछ अच्छी चीजें भी थी, उन्हें भी पिक करना था. इतने बड़े देश को संभालना भी था, इतने बड़े देश को यूनिफाई भी करना था. साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर लीगल इल्यूमिनरीज डोमिनेट कर रहे थे, जिसकी वजह से एक प्रिसाइज और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आपको बनता हुआ दिख रहा है. लेकिन उसके लिए क्रिटिसिज्म यह मिलता है कि यार इतनी डिफिकल्ट भाषा है कि संविधान आम आदमी के लिए बना है, लेकिन आम आदमी नहीं समझ पा रहा उसे. मैं अगर संविधान पढ़ने बैठूं तो उसके लिए मुझे एक मास्टर लगेगा, जैसे तुम्हें लग रहा है. अगर इतना आसान होता कॉन्स्टिट्यूशन तो मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना. लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी, उसमें जो जार्गन्स यूज किए गए हैं वो इतने डिफिकल्ट हैं कि उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ जाती है. उसके लिए आपको कोई ना कोई डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला जरूरी होता है. तो कहीं ना कहीं इतने सारे फैक्टर्स थे संविधान में, इतने सारे लोग भी बैठे थे. देखो ये भी समझने की कोशिश करो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई यूनिफॉर्म लोगों की नहीं बनी हुई थी, उसके अंदर भी डाइवर्सिटी थी, उनके अंदर भी अपोजिशन ऑफ आइडियाज थे. तो एक कंसेंसस पे पहुंचना यह भी एक डिफिकल्टी थी. कंसेंसस पे इन द सेंस कोई अपनी कम्युनिटी का फोर फ्रंट पर रखने की कोशिश करेगा, कोई अपनी कम्युनिटी की बात करेगा, कोई माइनॉरिटी की बात करेगा, कोई कास्ट बेसिस पे डिफरेंट चीजों की बात करेगा, कोई लिंग्विस्टिक बेसिस पे करेगा. तो एक कंसेंसस पे पहुंच पाना इतने बड़े देश में कोई आसान काम नहीं था. उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कर पाए और इतने अनपैरेलल डाइवर्सिटी के अंदर एक यूनिटी को भी फोर्ज कर पाए. तो उसके लिए भी उन्हें एप्रिसिएशन देना चाहिए, उसके लिए भी उन्हें अप्रिशिएट करना बनता है. अब मैंने आपसे बोला जिस टाइम पे हमारा संविधान बना उस टाइम पे मल्टीपल, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज अवेलेबल थे, बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस अवेलेबल थे जहां से हम आइडियाज ले सकते थे, आइडियाज पिक कर सकते थे. तो भारत ने डेफिनेटली ऐसा ही किया है. हमने पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी एग्जिस्ट कर रहे थे उनको स्टडी किया. उसमें से फिर हमने ये देखने की कोशिश करी कौन सा हमारे लिए रेलेवेंट आइडिया है, किस आइडिया को थोड़ा सा ट्वीक करके हम इंडिया के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा यूएस के अंदर ये आइडिया है, ब्रिटिश के अंदर ये आइडिया है, यार दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों हमारे यहां बेटर फंक्शन करेंगे. ना अमेरिका बनना ना ब्रिटिशर बनना, इन दोनों का एक गोल्डन मीन बनना है. एरिस्टोटल थे हम, बुद्धा थे हम, कि हम मिडिल पाथ चूज करेंगे, हम मॉडरेशन यूज करेंगे, कि एक्सट्रीम नहीं चूज करना, ना पार्लियामेंट को कंप्लीट पावर दे देनी है ना जुडिशरी को दे देनी है, हम एक सेंटर में चूज करने वाले हैं. तो हमने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज पिक करे दुनिया भर में से, और हमने देखा भारत के ऊपर कौन कौन सी चीजें जो है वो डायरेक्टली अप्लाई होती हुई दिखती हैं. अब हम एक बार ये देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से आइडियाज हैं जो हमने डिफरेंट डिफरेंट जगह से पिक किए हैं. सबसे पहले है हमारे पास यूके. यूके से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पिक किया है. रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ इज अ कंसेप्ट गिवन बाय एवी डाइसी. इसमें 3 कंसेप्ट आते हैं. पहला कंसेप्ट है कि आप किसी को पनिश नहीं कर सकते जब तक उसने कोई लॉ वायलेट ना किया हो. दूसरा आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और तीसरा आता है प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. राइट, इसमें से फर्स्ट 2 हमारे यहां अप्लाई होते हैं, थर्ड वाला हमारे यहां अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमारी राइट से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें राइट मिली है. राइट, तो ये वाला जो एस्पेक्ट है ये सॉरी रूल ऑफ लॉ, ये भी हमने यूके से लिया है. सिंगल सिटीजनशिप, आप किसी भी स्टेट के हो सकते हो. मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, पर मैं उत्तर प्रदेश का सिटीजन नहीं हूं, मैं उत्तर प्रदेश का रेजिडेंट हूं. सिटीजन मैं भारत का ही हूं. आप अगर महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो, आप अगर नागालैंड से बिलोंग कर रहे हो, अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग कर रहे हो, तो भी आप वहां के रेजिडेंट हो सकते हो. सिटीजन आप भारत के ही हो. तो ये सिंगल सिटीजन का जो सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है ये हमने यूके से पिक किया है. कैबिनेट सिस्टम, जो हमारे यहाँ कैबिनेट जो पोर्टफोलियो सिस्टम है 1861 में हमारे यहाँ एक्ट सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया. आज की डेट में यूके पार्लियामेंट के अंदर भी आपको कैबिनेट देखने को मिलती है, शैडो कैबिनेट देखने को मिलती है. तो शैडो कैबिनेट तो हमने नहीं अपनाया, लेकिन कैबिनेट सिस्टम हमने डेफिनेटली अपना लिया. तो 4 चीजें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप और कैबिनेट सिस्टम, हमने ये यूके से पिक किया है. यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स पिक किए हैं. उनके जो फर्स्ट 13 आर्टिकल्स हैं जिन्हें हम बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, वही जो सबसे पहले उनका संविधान बना था 1776 में, आफ्टर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जॉर्ज वॉशिंगटन के टाइम पर. तो उन्होंने जो फर्स्ट 13-14 आर्टिकल्स रखे थे अपने, उन्होंने बोला बिल ऑफ राइट्स. उसी से आइडिया लेकर हमने फंडामेंटल राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अकोमोडेट किया है, डाला गया है, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिटीजन्स को और ज्यादा एम्पावर करने के लिए.
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए आज की डेट में। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये भी हमने यूएसए से पिक किया है। द लॉजिक ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि अगर कोई पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हर्ट करे या फिर इवेंचुअली बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट करे, तो उसे नलीफाई किया जा सकता है, उसे डिस्कार्ड किया जा सकता है। ये बेसिकल आर्टिकल 13 में हमारे यहां मेंशन्ड है, ये भी हमने यूएस से ही पिक किया है। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को किस तरीके से इंपीच करना है, या नॉट द प्रोसीजर एज सच बट इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो लॉजिक है कि उसको हटाया भी जा सकता है, वो चीज हमने यूएस से पिक करी है। उसके अलावा हमारे पास है आयरलैंड, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी पिक करे हैं, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, जैसे 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा के अंदर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, एग्जैक्टली टू बी स्पेसिफिक 4 फील्ड्स। तो वो जो प्रोसीजर है, जो नॉमिनेशन का प्रोसीजर है राज्यसभा का, वो हमने आयरलैंड से पिक किया है। डीपीएसपीज भी हमने कहां से पिक किए हैं? आयरलैंड से पिक किए हैं। कनाडा से जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्ट्रॉन्गर सेंटर विद अ फेडरेशन, मतलब हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर्स तो है, लेकिन ज्यादा पावर किसको दे दिया? हमने सेंटर को दे दिया। तो ये चीज जो पिक करी हमने, ये हमने कनाडा से पिक करी है, मतलब फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इज पिक्ड अप फ्रॉम कनाडा। उसके अलावा आपको ये भी देखने को मिलेगा वेस्टिंग रेजिडरी पावर विद द सेंटर्स। जैसे आपको पता है कि हमारे यहां क्या है, कॉन्करेंट पावर्स है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। इन तीनों लिस्ट के अंदर जो भी मैटर नहीं आता उसे हम बोलते हैं रेजिडरी मैटर्स। तो ये हमने, वैसे आपको देखने को मिलेगा ये ऑलरेडी भी एग्जिस्ट करता था। अगर 1947 से 1947 से पहले आप देखोगे तो हमने ये देखा था कि जो भी रेजिडरी पावर्स होती थी वो वाइस रॉय के पास होती थी। लेकिन अगर प्योरली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये जो रेजिडरी पावर्स हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, ये हमने कनाडा से पिक किया है। तो ये जो वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर्स इन दी सेंटर, ये भी हमने कहां से पिक किया है? ये भी हमने कनाडा से ही पिक किया है। तो कनाडा से भी हमें दो चीज देखने को मिल जा रही है, रेजिडरी पावर्स विद द सेंटर एज वेल एज फेडरेशन विद द सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। इसके अलावा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से पिक किया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये जो कंसेप्ट है दोनों की जॉइंट सिटिंग, अगर ब्लॉकेज आ रहा है, कोई बिल पास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में अगर वो जरूरी है तो उसके लिए हम जॉइंट सिटिंग भी कर सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा की। ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही पिक किया है। अलॉन्ग विद दैट कंकरेंट लिस्ट का जो मैटर है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही पिक किया है। साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर क्या होना चाहिए टू अमेंड योर कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो प्रोसीजर है हमने साउथ अफ्रीका से पिक किया है। जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो फॉर एग्जांपल दो चीज होती हैं, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो आने वाले लेक्चर्स में आपको ठीक से मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा इसी लेक्चर के अंदर भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, जब जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की आगे मैं बात करने वाला हूं इसी लेक्चर के अंदर, तब मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का जो कंसेप्ट है ये हमने जापान से पिक किया है। जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखो वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन, हिटलर का कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से क्या पिक करोगे? राइट छीनना ही पिक करोगे। तो हमने क्या करा है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी कहां से पिक किया आपने? जर्मनी से पिक किया है। फ्रांस से हमने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का, और जो रिपब्लिक का आइडिया है, ये हमने कहां से पिक किया है? ये हमने फ्रांस से पिक किया है। ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पिक किया है। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पिक की है, अलॉन्ग विद दैट आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इन 3 जस्टिस का आइडिया जो है वो भी हमने कहां से पिक किया है? रशिया से पिक किया है। एक बार पॉज करोगे वीडियो को, वापस गो थ्रू करोगे इन सारी चीजों को, दोबारा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए देखने की। अगली बार अगर आपसे ये टेस्ट में पूछी जाए तो आपको ये याद रहनी चाहिए। इधर नोट देम डाउन और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार साइड में हो जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप वापस भी पढ़ सकते हो इस चीज को। अदरवाइज एक बार पढ़ के इसे याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बार बार हर चीज की तरफ हम मूव नहीं कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, आगे बढ़ते हैं एक बार। जैसे मैंने आपसे बोला कि हमारे संविधान के अंदर ना अलग अलग सिंथेसिस है, अलग अलग चीजों को कंबाइन किया गया है, एक मिडिल पार्ट ढूंढने की कोशिश की गई है। तो उसमें से एक मिडिल पार्ट है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। देखो भारत जब संविधान बना रहा था, भारत जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर रहे थे, तो उनके पास एक अमेरिका का एग्जांपल था, उनके पास एक ब्रिटेन का एग्जांपल था। ब्रिटिश पार्लियामेंट सोवरेन है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन नहीं है, तो उसे बदलना भी क्या है? बहुत ज्यादा आसान है, आप बदल सकते हो, कैसे भी अमेंड कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर। ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर कहता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट टर्निंग अ मैन इनटू अ वुमन और वुमन इनटू अ मैन।
मतलब इतनी ज्यादा पावर है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास कि अमेंडमेंट तो बहुत छोटी मोटी बात है यार, मतलब कंप्लीटली सोवरेन है। तो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अनरिटन है। जहां बात करते हैं हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बहुत ज्यादा रिजिड है, उसे बदलना ही क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा देखो ना तो यार ब्रिटिशर बनना है, ना तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वाला लॉजिक उठाना कि बिल्कुल ही कभी भी अमेंड कर दो, नहीं तो फिर तो किसी के राइट्स कभी भी हटा दी जाएंगी, सेफ गार्ड ही नहीं है कोई। और ना अमेरिकन बनना है कि अगर चेंजिंग सिनेरियो के हिसाब से अगर कोई इवोल्यूशन चाहिए संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पता है हमें नीडेड है लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे, तो इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने एक चीज मेक श्योर करी कि हमने एक यूनिक सिंथेसिस क्रिएट करा कि जो ना तो एंटायरली रिजिड था और ना प्योरली फ्लेक्सिबल था, मतलब ना तो यूएसए था और ना ही ब्रिटिश था। हमने सोचा कि यार दोनों चीजों को किस तरीके से कंबाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने रिजिडिटी भी इंश्योर करी। रिजिडिटी इसलिए इंश्योर करी कि स्टेबिलिटी रह सके, कल को कोई संविधान बदल के ऐसा ना हो कि जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर अब जो है मैं जिंदगी भर रहूंगा, यार मैं तो प्रेसिडेंट, सारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज करके हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म बना दी, सिंगल इंसान का रूल बना दिया, तो स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाती, इसलिए हमने रिजिडिटी भी रखनी जरूरी थी और वो हमने रखी भी। एक स्पेशल मेजॉरिटी का सिनेरियो क्रिएट करा आर्टिकल 368 के अंदर कि अगर आपको कुछ पार्ट्स ऐसे हैं हमारे संविधान के जिसमें आपको आर्टिकल 368 वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हो। तो अमेंडमेंट के ऊपर मैं एक और लेक्चर लेके आने वाला हूं, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपने रिजिडिटी भी इंश्योर करने की कोशिश करी और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंश्योर करने की कोशिश करी। तो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं हमारे यहां जो आर्टिकल 368 के थ्रू, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही अमेंड किए जा सकते हैं। इसमें क्या चाहिए होता है आपको, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का 50% और साथ में 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब आर्टिकल 249 वाली स्पेशल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी दोनों का कॉम्बिनेशन। और साथ के साथ कुछ ऐसे भी हैं इसके अंदर, कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं कि अगर आपको कोई फेडरल मैटर छूना है, अगर ऐसा कोई फैक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसमें स्टेट की पावर पे भी इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो आपको आधे से ज्यादा स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए सिंपल मेजोरिटी से। समझ पा रहे हो, मतलब आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कोई भी एरा गैरा नत्थु कह रहा है एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन कम एंड चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं हो सकता। आपको रिजिडिटी मेंटेन करनी है थोड़ी सी और स्टेबिलिटी जिससे मेंटेन रह सके। लेकिन अब कुछ मैटर ऐसे भी है यार कि इन्हें तो ऐसे ही बदल दो ब्रो, अब क्या ही तुम इतने बड़े लंबे प्रोसीजर में लगोगे, हर बार तो नहीं किया जा सकता। अगर छोटा मोटा मैटर है, छोटे सा मुद्दा है कि कहां जाना है सुप्रीम कोर्ट के पास, कहां जाना है हाई कोर्ट के पास, सबऑर्डिनेट कोर्ट सॉल्व कर देगी। तो सिमिलरली जो हमारा अमेंडमेंट है वो भी कुछ ऐसे ही है, हर जगह मुझे 368 यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ मैटर ऐसे हैं संविधान के जिसे तो सिंपल मेजोरिटी से ही सॉल्व कर दोगे तुम, सिंपल मेजोरिटी से ही बिल पास करा और वो मैटर चेंज हो गया, आपने उसे अमेंड कर दिया। ये है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी वाला मैटर कि कुछ ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से ही पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। एक और बात, अमेंडमेंट केवल पार्लियामेंट ही ला सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अमेंडमेंट नहीं ला सकती, कोई अमेंडमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं ला सकती। द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन यूनियन पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में ही हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता ये एकदम। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी वाले मैटर है सिंपल मेजोरिटी वाले, ये बिल्कुल ही ऑर्डिनरी बिल की तरह, ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की तरह आपको ये क्रॉस होते हुए दिख जाते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आपकी डिटेल की बात करते हो तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये 368 के अंदर नहीं आता, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। तो हमारे यहां एक फ्लेक्सिबिलिटी, पहला सिंथेसिस था ये, रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी हमने सस्टेन करने की कोशिश करी है, राइट। आगे बढ़ते हैं, सिंथेसिस नंबर 2। सिंथेसिस नंबर 2 जो मैं अभी कनाडा से बोल रहा था कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड फेडरेशन एज वेल, मतलब मेरे यहां फेडरेशन यूज नहीं किया गया। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है फेडरेशन, यूनियन और कॉन्फेडरेशन में क्या डिफरेंस होता है, समझे। देखो इसे समझाने की एक सिंपल सा तरीका है। जब मैं फेडरेशन की बात करता हूं, फेडरेशन का मतलब है, फेडरेशन को सिंपल तरीके से समझोगे, सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब यूनियन और सेंटर के बीच, यूनियन और स्टेट्स के बीच में आपको पावर डिवीजन देखने को मिल रहा है। जब मैं यूनियन की बात करता हूं तो पावर कहां से जा रही है, सेंटर से स्टेट की तरफ जा रही है। समझने की कोशिश करो ये चीज, फेडरेशन में सेपरेट पावर्स होती हैं सेंटर के पास और स्टेट्स के पास। यूनियन में जनरली पावर किसके पास होती है, सेंटर के पास होती है। एक तीसरा टर्म तुमने और सुना होगा जिसे हम बोलते हैं कॉन्फेडरेशन।
इसमें स्टेट्स इकट्ठा करके सेंटर को पावर दे रहे हैं, सेंटर के पास खुद में कोई पावर नहीं है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, ईयू इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज उसमें जुड़ के उसे पावरफुल बना रही है। तो पावर जो है वो स्टेट से सेंटर के पास जा रही है, यूनियन में सेंटर से स्टेट की तरफ जा रही है, फेडरेशन में दोनों की पावर आपस में डिवाइडेड है। हमारे यहां तुम्हें यह देखने को मिलेगा कि जब मैं बात करता हूं कि हमने एक सिंथेसिस क्रिएट करा, कि हमने फेडरेशन तो बनाई लेकिन पावर किसके पास ज्यादा रखी, हमने पावर रखी सेंटर के पास ज्यादा। तो हम एक ऐसा फेडरेशन है जिसमें पावर सेंटर के पास ज्यादा है, और ये हमने कहां से उठाया था, ये हमने कनाडा से उठाया था। अब ये सिंथेसिस देखने की कोशिश करो। आर्टिकल 1 जो है वो हमें कैसे एक्सप्लेन करता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट एज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। हम फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, हम यूनियन ऑफ स्टेट है। रीजन बीइंग, दो रीजन है उसके। पहला रीजन कि देखो ऐसा है, सारे स्टेट्स ने कोई एग्रीमेंट तो करा ही था, चलो भाइयों मिलते हैं एक नया देश बनाते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। मतलब तमिलनाडु या मद्रास स्टेट, उस टाइम पे ट्रैवनकोर स्टेट, हैदराबाद स्टेट, बॉम्बे स्टेट, सेंट्रल भारत, मध्य भारत जिसे कहते थे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं आज की डेट में, इवेंचुअली पेप्सू जो बेसिकली पंजाब है आज की डेट में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे ऐसा तो नहीं थे कि एक मीटिंग में गए, इन्होंने बोला चलो भाइयों ऐसा करते हैं, अलग अलग जीने से क्या फायदा, साथ में रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ ना। तो कोई एग्रीमेंट का तो निष्कर्ष है नहीं, हम कंक्लूजन है नहीं। मतलब स्टेट्स इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट अमंग द स्टेट, आर माई स्टेट, मतलब इंडियन स्टेट, स्टेट जब मैं यूज करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन कंट्री। माई कंट्री, माई फेडरेशन इज नॉट द आउटकम ऑफ एनी एग्रीमेंट, इसलिए मैं फेडरेशन नहीं हूं, आई एम मोर ऑफ अ यूनियन। जब मैं एग्रीमेंट का आउटकम होता ना, जैसे यूएस है, तो मैं डेफिनेटली अपने आप को क्या कहता, तो मैं अपने आप को फेडरेशन कहता। दूसरी चीज, मेरे यहां कोई भी स्टेट मेरे को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। माई स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू सिसीड। आई एम इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। मतलब मेरी यूनियन नहीं तोड़ी जा सकती, मैं स्टेट को डिवाइड कर सकता हूं। देखो जी, आंध्र प्रदेश को तेलंगाना बना दिया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया, बिहार से झारखंड बना दिया, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, एंड सो ऑन। एंड नॉर्थ ईस्ट में भी सेम चीज आपको देखने को मिलती है। लेकिन कोई स्टेट ये नहीं बोल सकता जी मैं भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहता। पहली चीज, तू अपनी मर्जी से नहीं आया है ब्रो, तो तू अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकता। तू मेरी मर्जी से आया है तो मेरी मर्जी से ही यहां टिका रहेगा। अनलाइक यूएस, दैट इज इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। रीजन बीइंग, वो अपनी मर्जी से आए हैं तो सेंटर अपनी मर्जी से तोड़ नहीं सकता उन्हें। मेरे यहां वो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे और किसी बेसिस पे, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक बेसिस पे, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से, तो मैं उन्हें डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन मेरे को छोड़ के नहीं जा सकते। तो इन दो रीजन की वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। अब दो फीचर्स है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कुछ हमारे यहां फेडरल फीचर्स है, कुछ हमारे यहां यूनिटरी फीचर्स है। सिंपल सा लॉजिक है, जब भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यार विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेडरल फीचर एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटरी फीचर। जहां भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज स्टेट को पावर दे रही है, मतलब स्टेट्स को पावर दे रही है, यूपी को पावर दे रही है, एमपी को पावर दे रही है, महाराष्ट्र को दे रही है, आंध्र को दे रही है, तो वो फेडरल फीचर है। कोई ऐसा फीचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहा है स्टेट के ऊपर, वो यूनिटरी फीचर है। अगर इस लॉजिक से चलते हो तो आप डेफिनेटली ये समझ पाओगे कौन सा फेडरल फीचर है, कौन सा यूनिटरी फीचर है। रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना है कि जो भी चीज स्टेट को पावर दे रही है वो फेडरल फीचर है, और जो भी चीज सेंटर को पावर दे रही है वो यूनिटरी फीचर है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटर और स्टेट में दो अलग अलग सरकार, इसका मतलब केवल सेंटर में सरकार नहीं है, स्टेट में भी सरकार है, दैट्स अ फेडरल फीचर। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ऑफ कोर्स डिवीजन ऑफ पावर्स, कि स्टेट के पास कुछ पावर है, सेंटर के पास कुछ पावर है, दैट्स अ फेडरल फीचर। रिटन इन सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखा है सेंटर तू चेंज नहीं कर सकता उसे, किसके फेवर में काम करेगा, स्टेट के फेवर में काम करेगा, इसलिए दैट्स आल्सो अ फेडरल फीचर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेंटर के फेवर में काम नहीं करेगी जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन द सेंस पार्लियामेंट कंट्रोल नहीं कर सकता जुडिशरी को। इसका मतलब अगर पार्लियामेंट कुछ गलत करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ करता है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है, उसे रोक सकती है। दैट्स आल्सो अ फेडरल फीचर। बाइकेमरलिज्म, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, राइट। तो अपर हाउस जो है मेरा, वो किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं हम उसे। क्यों कहते हैं, क्योंकि दैट्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स। तो सेंटर में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स के लिए फायदेमंद, दैट्स अ फेडरल फीचर। यूनिटरी फीचर्स, स्ट्रॉन्ग सेंटर सॉरी, अभी मैंने बोला आपसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है तो डेफिनेटली किसके फेवर में जाएगा, यूनिटरी फीचर। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट के लिए कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता,
एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो स्टेट के लिए भी है, सेंटर के लिए भी है, तो स्टेट के फेवर में काम नहीं कर रहा, तो दैट्स अ यूनिटरी फीचर। सिंगल सिटीजनशिप, स्टेट की कोई सिटीजनशिप ही नहीं होती, भारत के ही सिटीजन हो बस आप, तो स्टेट के लिए कोई अलग से सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड की जा रही। अनलाइक यूएस, यूएस में इंसान स्टेट का भी सिटीजन है और यूएस का भी सिटीजन है, लेकिन भारत देश के अंदर ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट प्रोसीजर, संविधान को अमेंड किया जा सकता है बाय द सेंटर, डेफिनेटली किसके फेवर में काम कर रहा है, सेंटर के फेवर में, दैट्स अ यूनिटरी फीचर। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो है पर इंटीग्रेटेड भी है, जी सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब इंटीग्रेटेड है, स्टेट के लिए अलग से कोई जुडिशरी काम नहीं कर रही। यहां तक कि हाई कोर्ट को भी कौन अपॉइंट, हाई कोर्ट के जजेस को भी कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है। हाई कोर्ट काम कर रही है, स्टेट्स में काम कर रही है। तो ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब पार्लियामेंट के ऊपर रोक टोक लगा सकती है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब स्टेट के लिए अलग से कोई जुडिशरी एग्जिस्ट नहीं करती, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, उसका कंट्रोल किसके पास है, हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट का कंट्रोल किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। जजेस कौन अपॉइंट करा, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज अ यूनियन जुडिशरी। ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आप आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्वेंट बनने जा रहे हो, तो काम तो स्टेट में करोगे, लेकिन कंट्रोल किसका रहे, किसके पास रहेगा आपका, सेंटर के पास। तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई तुमने तो ना अपने एजेंट्स बिठा दिए स्टेट्स के अंदर और तुम अपने हिसाब से स्टेट के अंदर फंक्शन करा सकते हो। तो ऑल इंडिया सर्विसेज को भी क्या हम बोलते हैं, यूनिटरी फीचर। साथ के साथ स्टेट गवर्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। आसान भाषा में यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इमरजेंसी प्रोविजंस, कभी भी तुम स्टेट की पावर छीन लो यार, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, पावर किसके हाथ में आ गई, सेंटर के हाथ में आ गई। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, पावर किसके हाथ में आ गई, सेंटर के हाथ में आ गई। फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, पैसे नहीं दूंगा तेरे को मैं, पावर किसके हाथ में है, सेंटर के हाथ में। तो ये सारे फीचर्स किसके हाथ में है, ये सेंटर को स्ट्रांग बनाते हैं, ये स्टेट को थोड़ी सी इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी सी पावर प्रोवाइड करते हैं। तो जहां स्टेट स्ट्रांग है वो फेडरल, जहां सेंटर स्ट्रांग है वो यूनिटरी। अब कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि भारतीय संविधान को अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने अलग अलग नामों से एक्सप्लेन किया है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग नाम पे आ सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड और इनकरेक्टली मैच्ड। फॉर एग्जांपल, केसी वियर ने हमारे देश को बताया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बताया क्वाजी फेडरल, या हमारे यूनियन को बताया है क्वाजी फेडरल। क्वाजी मतलब फेडरल जैसा है, नहीं कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है यूनियन और फेडरेशन के बीच में, लेकिन सेपरेशन पावर्स है। तो हम फेडरल जैसे हैं लेकिन फेडरल नहीं है प्योर, हम क्वाजी फेडरल है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इट्स मोर ऑफ, ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं ग्रैनविल ऑस्टिन। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो टर्म दिया था वो दिया था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। क्यों दिया था कि भाई देखो ऐसा है, फेडरेशन तो नहीं है, कोऑपरेशन चल रहा है किसके बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में, और ये मैनेज कर रहे हैं चीजों को। आइवर जेनिंग्स ने बोला फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब एक फेडरेशन है लेकिन ज्यादा पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है, केसी वियर वाली भी, ग्रैनविल ऑस्टिन वाली भी और आइवर जेनिंग्स वाली भी। ये आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स के, राइट। चलो मूविंग ऑन, सिंथेसिस थर्ड देखते हैं। थर्ड सिंथेसिस क्या है सॉरी गाइस, मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं बीच बीच में कफ कर रहा हूं, प्लीज बियर दैट एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सिंथेसिस थर्ड इज बैलेंसिंग पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम कोर्ट है यूएस की सुप्रीम कोर्ट, और दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट है ब्रिटेन की पार्लियामेंट। तो हम बोलते हैं क्यों, ब्रिटेन की पार्लियामेंट इज सोवरेन और जुडिशियल सुप्रीमेसी लॉजिक अपनाया यूएस ने, हमने दोनों ही नहीं अपनाए। हमने कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करी, दोनों की पावर्स को बैलेंस करने की कोशिश करी कि पार्लियामेंट भी ऐसा ना हो हाथ से निकल जाए और जुडिशरी भी ऐसा ना हो कि यार डेमोक्रेसी की जगह एक जुडिशियल पर्सपेक्टिव पे चल रहे हैं हम, जुडिशरी एक स्टेट विद इन स्टेट की तरह काम कर रही है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ना हम यूएस बने ना हम ब्रिटेन बने, हमने कहीं ना कहीं दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करी। अब ये समझने की कोशिश करो कि हमने सिंथेसिस चूज किया किसके बीच में, ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के बीच में और अमेरिका की जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच में। समझे कि ना तो मेरे को सुप्रीम जुडिशरी चाहिए और ना ही मुझे पार्लियामेंट सोवरेन चाहिए, मेरे यहां लोग हैं सोवरेन, मैं और आप हैं सोवरेन, एटलीस्ट ऑन पेपर, राइट। तो पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। तो पार्लियामेंट्री पावर क्या है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो बहुत सारे पोर्शंस जो है संविधान के चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है, लेकिन बहुत सारे नहीं भी कर सकता, उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है। समझ रहे हो ना, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, आप संविधान को भी इवॉल्व करवाओ, उसके अंदर जितने भी सर्टेन चेंजेस की जरूरत है वो चेंजेस करवा दो।
दूसरा जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमारे यहां आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू भी दे रखा है, जुडिशियल एक्टिविज्म का भी लॉजिक है, पीआईएल जैसी चीजें भी चल रही हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जुडिशरी के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉज, पार्लियामेंट द्वारा करे गए चेंजेस, जो संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसने चेंजेस किए, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है या वो बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट कर रहे हैं। तो ये पावर किसके पास है? जुडिशरी के पास है। मतलब ना मैं यूएस हूं, ना मैं ब्रिटेन हूं, मैं भारत हूं, मैंने पार्लियामेंट को भी सर्टेन पावर दी है, उसके ऊपर सेकंड बैलेंस कौन लगा रहा है? जुडिशरी लगा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है पार्लियामेंट की जो इच्छा है वो कर दे, और ऐसा भी नहीं है कि जुडिशरी जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि जुडिशरी के जज का भी क्या हो सकता है? इंपीचमेंट हो सकता है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। तो ना तो मैंने फुल पावर जुडिशरी को दी, ना मैंने फुल पावर पार्लियामेंट को दी, हमने कहीं एक मिडिल पाथ चूज करा यहां। इसलिए मैंने क्या बोला, दिस इज द थर्ड सिंथेसिस जो भारतीय संविधान के अंदर देखने को मिल रहा है। अब आप ये समझो, हमारे यहां प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ यूज किया जाता है, यूएस के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज किया जाता है। मतलब मैं बोल रहा था कि यूएस की जुडिशरी जो है वो सबसे स्ट्रांग है। उसका कारण यह है कि देखो हमारे यहां ना, जैसे आईपीसी था, सीआरपीसी था, आज की डेट में भारतीय न्याय संहिता है, तो हमारे यहां ना एक प्रोसीजर लिखा हुआ है कि भाई इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलना है और फिर जस्टिस पे पहुंचना है। मतलब प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है, उस प्रोसीजर के अलावा नहीं जा सकते तुम। इसमें एक चेंज है आर्टिकल 21 का, लेकिन फिलहाल के लिए भूल जाओ। यूएस के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, मतलब कि मेरे को जस्टिस पे पहुंचना है, मैं कोड फॉलो करूं ना करूं, लेकिन एट द एंड मेरे को क्या चाहिए? मेरे को जस्टिस प्रोवाइड करना है। तो इसमें आप सोचो, अगर मैं किसी प्रोसीजर से जुडिशरी को बांध देता हूं तो मैं उसी पावर को क्या कर ले रहा हूं? रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा हूं। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि नहीं, तेरे को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे चलना है, तुझे जरूरी नहीं है प्रोसीजर फॉलो करना, तो मैं जुडिशरी को ज्यादा पावरफुल बना रहा हूं। तो हमारे यहां प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, यूएस के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। इसलिए यूएस की सुप्रीम कोर्ट जो है दैट इज रिलेटिवली मोर पावरफुल व्हेन कंपेयर टू इंडियन सुप्रीम कोर्ट। समझ में आई ये बात? आई गेस आ गई होगी। नहीं तो भाई एक बार और देख लेना, थोड़ा पीछे करके यार इसे। ठीक, आगे चलते हैं एक बार। आगे क्या है हमारे पास, और क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, भाई क्या चुने? मैंने बोला आपसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनी हमने। क्यों चुनी? एक तो आदत थी हमें, भाई ब्रिटेन ने रूल किया है हमारे ऊपर यार। जब ब्रिटेन ने हमारे ऊपर रूल किया है तो हम किस चीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो हम यूज टू भी हैं उससे, हमें पता भी है वो कैसे फंक्शन करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जनरली पढ़ने वढ़ने भी लंदन लंदन ही जाते थे, तो उन्हें पता भी था कि चीजें किस तरीके से फंक्शन कर रही है, वहां की पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या उसके नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं। तो नुकसान हमने साइड लाइन कर दिए, फायदे हमने उठा लिए। पर हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल क्या था कि हम एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज करें। उसमें अकाउंटेबिलिटी एक तो ज्यादा रहती है, और कहीं ना कहीं आपको यह भी देखने को मिलता है कि बेटर रिप्रेजेंटेशन मिल पाता ज्यादा से ज्यादा लोगों को। देखते हैं क्या क्या है। हमने क्या चूज किया? हमने अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मॉडल के ऊपर हमने ब्रिटिश मॉडल यूज करा। मतलब जिसमें सेंटर में भी हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ही यूज करा और स्टेट के अंदर भी हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ही यूज करा, जिसे आज की डेट में हम विधानसभा, लोकसभा या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बोल देते हैं। की फीचर्स क्या है इसमें? देखो, हम एक रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है, अमेरिका एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, दैट्स आल्सो रिपब्लिकन डेमोक्रेसी ऑल्दो। जो ब्रिटेन है वो एक मोनार्कियल डेमोक्रेसी है। मतलब मेरे यहां एक नॉमिनल प्रेसिडेंट रहेगा, मेरे यहां प्रेसिडेंट तो है लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा कोई पावर ऐसा सच है नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये देखोगे कि प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकता है। प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं मिनिमल पावर दी गई है। इसलिए कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए यूपीएससी में कि जी प्रेसिडेंट इज अ रबर स्टैंप, कमेंट, इवैल्यूएट, क्रिटिकली एनालाइज। तो कहीं ना कहीं हमने एक नॉमिनल पोजीशन दे रखी है, जिसे बोलते हैं ना डी फैक्टो और डी जूरे हेड। तो डी फैक्टो हेड कौन बन जाता है? हमारा पीएम ही है। डी जूरे हेड कौन है? हमारा प्रेसिडेंट है। मतलब नाम के लिए कौन हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट है, लेकिन पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो नॉमिनल कौन है? प्रेसिडेंट। रियल कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ये एग्जीक्यूटिव है, दोनों यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो ये भी हमने कहां से पिक करा? ब्रिटेन से ही पिक करा। बस उनके यहां प्रेसिडेंट ना होकर कौन हो जाता है? रानी राजा हो जाते हैं। हमारे यहां प्रेसिडेंट है, हमारे यहां चुना हुआ है, उनके यहां वो हेरिडेटरी पर्सपेक्टिव से चल रहा है। मेजोरिटी पार्टी रूल, कि जिस पार्टी के पास ज्यादा नंबर्स होंगे या जिस कोएलिशन के पास ज्यादा नंबर होंगे वो रूल करेंगे। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपकी लेजिस्लेचर की तरफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली किसकी तरफ रेस्पॉन्सिबल है? लोकसभा की तरफ स्पेसिफिकली, और ओवरऑल टूवर्ड्स दी पार्लियामेंट। ये भी हमने वहीं से उठाया है। प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप है या फिर स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप है, अनलाइक यूएस जहां प्रेसिडेंट की लीडरशिप है। एक चीज और, इंडिया का एक यूनिक सिस्टम है जो मैंने आपको बताया, हम एक रिपब्लिक है, हमारा प्रेसिडेंट भी चुना हुआ है, कोई हेरिडिटरी पोजीशन से नहीं आता। रिपब्लिक का मतलब यही होता है जहां इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट हो, और हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन है?
प्रेसिडेंट वो चुन के गए हैं वहां, तो इसलिए हम रिपब्लिक है। जहां चुन के नहीं जाते हैं वहां बेसिकली आप उसे मोनार्कियल बोल सकते हो। इस रिपब्लिक को अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये ऐसा भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक, रिपब्लिक, राइट। तो क्यों? क्योंकि इलेक्शंस होने जरूरी है, जब आपको हेड ऑफ द स्टेट चुनना है, उसके अलावा काम नहीं चलेगा। अदर देन दैट और क्या चूज किया हमने? इधर देखोगे इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमने एक सिंगल सिस्टम चूज करा। मतलब अनलाइक यूएस अगेन, वहां जो है फेडरल मैटर्स है, यूनियन मैटर्स है। पर हमारे यहां ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सब सुन सकती है जी। आप हायरार्की को फॉलो करते हो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, और कभी कभी तो फंडामेंटल राइट्स का अगर मैटर तो डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो हमने एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी चूज करी है। एक सिंगल जुडिशरी सिस्टम है, एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, जो मैंने अभी आपको बताया था। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। ये सिंगल सिस्टम ही सेंट्रल स्टेट लॉज दोनों को एनफोर्स करता है। ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट केवल यूनियन लॉज पे काम करेगी, वो स्टेट लॉज पे भी काम कर सकती है, अनलाइक यूएस, राइट। सुप्रीम कोर्ट का रूल क्या है? ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ये फेडरल कोर्ट है, फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करती है, और साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन भी है कि किसी भी तरीके से संविधान को उस तरीके से ना बदला जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर आपको हर्ट होता हुआ दिखे। मूविंग ऑन, तो दिस वाज अनदर फीचर जो रिपब्लिकन गवर्नेंस है, पिलर ऑफ रिपब्लिकन गवर्नेंस। इसके अलावा सिटीजन चार्टर, हमें जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की गई है। भाई देखो, आजाद हुए हैं तो पावर तो लोगों के हाथ में आनी चाहिए ना। जब तुम बोल रहे हो कि पीपल आर सोवरेन, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, तो पीपल के लिए कुछ करो भी, तो पीपल के लिए क्या करा गया? सिटीजन चार्टर प्रोवाइड करा गया, नॉट द गवर्नेंस वाला सिटीजन चार्टर। यहां मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल राइट्स की। हमें कुछ ऐसी राइट्स प्रोवाइड करी गई जो जस्टिशिएबल है। मतलब अगर मेरी वो राइट कोई हार्म करता है, वायलेट करता है, मैं कोर्ट में जाके बोल सकता हूं देखो भाई मेरे साथ भाई ने ये कर दिया, मेरी ये फलाना फंडामेंटल राइट इसने वायलेट कर दी, और ये गारंटीड है, ये मेरे को मिलनी ही मिलनी है। अनटिल अनलेस कोई जो एक्सेप्शंस क्रिएट किए हैं इन्होंने नेशनल इमरजेंसी टाइप के, उसके अलावा नॉर्मल पीरियड में, नॉर्मल टाइम पीरियड में ये मेरे को वैसे भी मिलनी ही है, और ये जस्टिशिएबल है, मैं जाके कोर्ट में खड़ा हो सकता हूं अगर ये वायलेट होती है तो। क्लियर? अब कहां मौजूद है ये? भाई ये मुझे मिलती है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 3 जो है संविधान को फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। कोर प्रिंसिपल क्या है? कि मेरे को प्रोटेक्शन मिल सके, मैं कोर्ट इन्हें एनफोर्स भी कर सकती है अगर ये एनफोर्स होती नहीं दिखती है। साथ के साथ इन्होंने एक आर्टिकल 32 प्रोवाइड करा रखा है जो मेरे को ये बोलता है कि ब्रो अगर तेरी फंडामेंटल राइट हर्ट हो रही है तो डायरेक्टली मेरे पास आ, सुप्रीम कोर्ट के पास जा। तो मतलब ये भी इन्होंने फंडामेंटल राइट का ही हिस्सा बना रखा है। मतलब in the case of violation of fundamental right I can directly approach Supreme Court is also a fundamental right, राइट। तो इसमें काफी ज्यादा इंटैक्ट तरीके से हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। इन्हें 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास राइट टू इक्वालिटी जो 14 to 18 हमें देखने को मिल रही है, जिसमें आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाला आर्टिकल 15, देन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज आर्टिकल 16, 17 इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड 18 इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, राइट। सिमिलरली हमें 19 to 22 जो देखने को मिल रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है राइट टू फ्रीडम। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें फ्रीडम जितने भी हैं आपके पास, एसोसिएशन की, मूवमेंट की, रेजिडेंस की, स्पीच की, ये सब आपको, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, ये सब आपको आर्टिकल 19 में देखने को मिल रही है। 20 में आपको देखने को मिल रहा है कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया जा रहा है, डिफैक्टो लॉ, उसके अलावा जो हम बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आप अपने खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। इसके अलावा आपको किसी ऐसी चीज के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो इलीगल नहीं है उस डेट पर जिस टाइम आपने वो एक्शन किया है। मतलब फॉर एग्जांपल, ऑल्दो मैं एक्सप्लेन करूंगा फंडामेंटल राइट्स में, बट फिर भी ऊपर ऊपर से तो तुम्हें पता होना ही चाहिए कि भाई मैंने आज की डेट में कोई लॉ तोड़ दिया तो मेरे को सजा मिलेगी, लेकिन आज की डेट में मैंने कोई ऐसी हरकत कर दी जो इलीगल नहीं है, और मेरे करने के बाद इन्होंने क्या बना दिया, उसे इलीगल बना दिया, तो मेरे को सजा नहीं मिलेगी। जब वो इलीगल होती तो मिलती सजा, राइट। ये रूल ऑफ लॉ जो हम पढ़ रहे थे उसमें भी देखने को मिल रहा था। फिर आर्टिकल 21 है आपको, उसमें राइट टू लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी है। आर्टिकल 21 है, 21 इज राइट टू एजुकेशन। 22 प्रिवेंटेड डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन वाला एस्पेक्ट है, डिटेंशन से कैसे प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, राइट। इसके अलावा फिर आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको देखने को मिल जा रहा है, सबके 25 से 28 तक, 25 से 28। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, ये माइनॉरिटी प्रोटेक्शन राइट्स है 29-30 में। और फिर आर्टिकल 32 है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जो मैं बोल रहा हूँ खुद में ही क्या है, एक फंडामेंटल राइट है कि अगर आपके राइट का कोई वायलेशन कर रहा है तो आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो, आप सीधे के सीधे पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट के, भाई साहब मेरी फंडामेंटल राइट कर दी है वायलेट। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास नेशंस कंपास के डीपीएसपीज प्रोवाइड किए गए हैं पार्ट 4 में, एंड इवेंचुअली पार्ट 4A में हमें प्रोवाइड किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जस्टिशिएबल तो नहीं है बच्चे,
पर इन्हें हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते थे 1935 के एक्ट में, राइट। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब सीधा सीधा नाम से भी समझ में आ रहा है कि जब स्टेट कोई पॉलिसी बनाए तो उन्हें कौन कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है, तो वो डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर दे रखा है। इसे नोवल फीचर कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, और ये बोला था जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाए, कोई भी लॉ बनाए, तो इनको ध्यान में डेफिनेटली रख रहा है। इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। साथ के साथ इनका नेचर नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब फंडामेंटल राइट टाइप। अब ऐसा नहीं है मेरे को डीपीएसपी फॉलो नहीं कर रही सरकार तो मैं कोर्ट जाकर खड़ा हो जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा जरूरी है हमारे देश की गवर्नेंस के लिए, उसे रन करने के लिए। सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज, ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी, इन्हें ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, 1976 के थ्रू। इस 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, राइट, क्योंकि इतने ज्यादा चेंजेस किए गए थे इसके अंदर कि आप ये लगभग मान के चलो कि ज्यादा संविधान ही चेंज कर दिया है। 1976 आपको पता है ये इमरजेंसी वाला पीरियड है, उस टाइम पे अमेंडमेंट आया था। किसकी रिकमेंडेशन पे ऐड की गई थी? सरदार स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान के अंदर ऐड होती हुई दिखती है। कहां से पिक करी है? यूएसएसआर से पिक करी है। लोकेशन कहां है? पार्ट 4A में है। आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल 51A है। लगभग 11 ड्यूटीज आपको देखने को मिलती हैं प्रेजेंट टाइम्स में, इसमें ऐड भी हो सकती है फ्यूचर में। और कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को, हमें सिटीजन्स को ये रियलाइज कराती है कि बेटा देखो ऐसा है कि राइट्स तो मिल ही जाएंगी, सारे मजे ही मजे मत लो, अपनी जो तुम्हारे ड्यूटीज हैं, जो तुम्हें करना चाहिए देश के प्रति, समाज के प्रति, उन चीजों पे भी फोकस करो। केवल लेने के बारे में ही मत सोचो, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी के बारे में, उसके बारे में भी तुम्हें सोचने की जरूरत है। तो अगर आपसे पूछा जाता है, दिस इज मोर ऑफ अ सोशलिस्टिक एस्पेक्ट। जो सोशलिस्टिक सोसाइटीज होती हैं, जैसे हम एक डेमोक्रेसी है, हम एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, हम एक लिबरल सोसाइटी है, तो लिबरल सोसाइटी हमेशा राइट पे ज्यादा फोकस करती है, और जो सोशलिस्ट सोसाइटीज हैं वो ड्यूटीज पे ज्यादा फोकस करती हैं। तो ये भी एक सिंथेसिस है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द फोर्थ सिंथेसिस, के राइट्स भी हैं और ड्यूटीज भी हैं। जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता बाकी जगह। एक और चीज, ये भी नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब इनके लिए भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा तो मेरे को कोई सजा दे देगा, बट ये ऐसा है कि भाई प्लीज, अगर तुम समाज को बेहतर बनाना चाहते हो तो फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो कर लो, राइट। मूविंग ऑन, इसके आगे आपको देखने को मिलता है कि हमारा मॉडर्न यूनिफाइड नेशन, और भी क्या क्या चीजें हैं, जैसे मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया, सेक्युलर स्टेट है हम एक, मतलब इतने सारे रिलीजन है मेरे यहां, 4 दुनिया के 4 मेजर रिलीजन मेरे यहां उत्पन्न हुए, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। इसके अलावा मेरे यहां इस्लाम भी एग्जिस्ट करता है, क्रिश्चियनिटी भी एग्जिस्ट करती है, जुडाइज्म भी एग्जिस्ट करता है, जोरेस्ट्रियनिज्म भी एग्जिस्ट करता है, मतलब फारसी भी एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा भी छोटे मोटे कुछ सर्टेन नंबर बहाइस्ट भी है हमारे यहाँ, बहाइज्म भी एग्जिस्ट करता है थोड़े बहुत नंबर्स में। तो इतने सारे लोग जब एग्जिस्ट करते हैं तो इनके बीच में सामंजस्य बिठाना, कोऑपरेशन बिठाना, भाईचारा बिठाना बहुत जरूरी है। तो स्टेट ने बोला जी देखो, मेरा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मैं एक सेक्युलर स्टेट हूं और मैं सब रिलीजन को बराबर तरीके से ट्रीट करने के लिए तैयार हूं, मैं किसी को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दूंगा। देखो सेक्युलरिज्म का तो यही मतलब है, राइट। जब मैं फंडामेंटल राइट डिस्कस करूंगा आर्टिकल 25 से 28 तक, तब मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय सेक्युलरिज्म जो है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से थोड़ा अलग है। पर सेक्युलरिज्म का यह मतलब है, आसान भाषा में जो अभी आपको याद रखना है, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ऑल्दो हमने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल मेजर्स बना रखे हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी है, उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। हम किसी को स्पेशल प्रेफरेंस अदरवाइज नहीं देने वाले। स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, उसी हमने क्या बोल दिया, सेक्युलरिज्म, जिससे हर जो माइनॉरिटी भी एग्जिस्ट कर रही है इस देश के अंदर वो सिक्योर फील कर सके। भाई स्टेट किसी को प्रेफरेंस नहीं देगा, स्टेट को कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमने पॉजिटिव कंसेप्ट चूज किया है इसका सेक्युलरिज्म का। नेगेटिव कंसेप्ट होता है कि स्टेट एंड रिलीजन आर कंप्लीटली सेपरेट। पॉजिटिव होता है कि मैं इंटरफेयर कर सकता हूं जहां मुझे डिस्क्रिमिनेशन मिले। तो इंडिया ने पॉजिटिव कंसेप्ट यूज किया है सेक्युलरिज्म का, जिसमें हम हर रिलीजन को बराबर तरीके से प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर। यूएफ सॉरी, हर 18 साल से ऊपर के बंदे को वोट करने का अधिकार है। सुनने में लगता है ये क्या बड़ी बात है भाई। देखो, जिनका हम नाम ले रहे हैं ना, जो अपनी बड़ी भारी बनी बैठी है कि हम तो डेमोक्रेसी के रखवाले हैं और हम तो आइडियल डेमोक्रेसी है, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, 1920s तक यहां वुमेन के पास वोट करने का अधिकार भी नहीं था, पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। लेकिन जब हम आजाद हुए, हमने मेक श्योर करा कि ना, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो किसी भी रीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, सबके पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसी को बोला गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो हमने कोई बेसिस नहीं रखा एक्सेप्ट एज।
कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको जनरली इग्नोर कर दिया जाता है, उतना ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस या एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। पहले ये उम्र जो है वो 21 ईयर्स थी, 61st अमेंडमेंट के थ्रू 1988 में इसे घटा के 18 कर दिया गया, राइट। तो हमने कहीं ना कहीं ये जो यूएएफ है ये भी हमें दिखाता है कि हम इस देश के अंदर सब बराबर है, संविधान ने सबको बराबर डिक्लेयर करने की कोशिश करी है। सिंगल सिटीजनशिप, जो मैं ऑलरेडी बता रहा था, स्टेट और सेंटर की कोई अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है, आप भारत के ही सिटीजन हो। अनलाइक यूएस, हम केवल इंडियन सिटीजन है, किसी स्टेट के सिटीजन नहीं है। और सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स एंजॉय करते हैं थ्रू आउट द कंट्री। ऐसा नहीं कि मेरे स्टेट में मेरे को ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगी, तमिलनाडु में नहीं मिलेगी। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मेरी वो सेम ही रहने वाली है तमिलनाडु के अंदर भी, जो दिल्ली के अंदर है, जो यूपी के अंदर रहेंगी। क्लियर है? मूविंग ऑन। डीपनिंग डेमोक्रेसी, 3 टियर गवर्नेंस है, मतलब फिर विद टाइम हमने ये कोशिश करी कि यार डेमोक्रेसी को और ज्यादा कैसे बनाया जाए। गांधीयन प्रिंसिपल है लोकल सेल्फ गवर्नेंस, कि आप ग्रास रूट डेमोक्रेसी की तरफ फोकस करो, तो उस पर भी हमने फोकस करा, देर आए दुरुस्त आए। 1992 के अंदर हमने 2 अमेंडमेंट लेके आए हम, जिसे हम बोलते हैं 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट से हमने रूरल लोकल गवर्नमेंट बनाई, जिसे पंचायती राज बोलते हैं, और 74th गवर्नमेंट के थ्रू हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज को एस्टेब्लिश किया। 73rd से पंचायत, 74th से बेसिकली अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इसमें शेड्यूल 11 ऐड करा, इसने शेड्यूल 12 ऐड किया। ये बात करता है, शेड्यूल 11 बात करता है पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, ये बात करता है पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इसके अलावा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 2011 के अंदर जो है, उसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या प्रोवाइड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट है वो जितना ज्यादा हम डिसेंट्रलाइज कर पाए, जितना ज्यादा ग्रास रूट तक ले जाए, उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पावर देखने को मिलती है। तो इंडिया इज अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। ऑल्दो बहुत सारे लोग इस पे भरोसा नहीं करते हैं, बट मानो मत मानो भाई, तुम्हारी मर्जी, लेकिन एटलीस्ट मुझे एक ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का नाम बता दो पूरी दुनिया में जहां डेमोक्रेसी सर्वाइव कर गई, एक्सेप्ट इंडिया। हमारे यहां एक ही ब्लॉट है बस, वो 75 से 77 वाला, इमरजेंसी वाला। उसके अलावा हमारे यहां कोई बदतमीजी नहीं हुई है। नहीं तो तुम किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में उठा के देख लो, वहां कभी कोई कू हो गया, कभी मिलिट्री ने कू कर दिया, कभी इलेक्शंस के बाद आपस में प्रेसिडेंट ही लड़ गए। तो कहीं ना अप्रिशिएट करना सीखो अपनी डेमोक्रेसी को। इतनी वास्टनेस के बाद भी, जब अंग्रेज यहां से गए थे ना, तो बोल के गए थे ये 5 साल नहीं टिकेगा देश, ये अभी टूट जाएगा। 80 साल हो चुके हैं, टूटा नहीं है भाई, कुछ जुड़ा ही है, टूटा तो है नहीं, राइट। तो अप्रिशिएट करने की जरूरत है हमें अपनी डेमोक्रेसी को, और वो कहीं ना कहीं हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को रेस्पॉन्सिबल मानना चाहिए उसके लिए, कि उन्होंने इस तरीके से हमारे संविधान को बनाया है। हमें अपने लोगों को रेस्पॉन्सिबल मानना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए कि हम उस डायरेक्शन में मूव नहीं करें। साथ के साथ हमारे वॉचडॉग्स भी है डेमोक्रेसी के। सी, ये इन्हें बोलते हैं बुलवर्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये जो 4 चीजें दिख रही है ना आपको, इन चारों को बोला गया है बुलवर्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन, अगर ये ठीक से काम ना करे तो मेरा इलेक्शन प्रोसीजर से विश्वास हो जाएगा खत्म, और वो जो लेजिटिमेसी है ना इलेक्शन की, जो टैसिट कंसेंट है, वो खत्म हो जाएगा। और आज की डेट में चल रहा ना वोट चोरी, जी ईवीएम नहीं काम कर रही, तो वो उसी लेजिटिमेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और बेवकूफ ये नहीं समझ रहे कि जिस दिन ये खत्म होगी तेरी सरकार भी नहीं टिकेगी अगर आ गई तो, क्योंकि इलेक्शन पे वो ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन का फ्री एंड फेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है डेमोक्रेसी के फंक्शन करने के लिए। कैग का फंक्शन करना, कि भाई मेरा पैसा है, मेरे टैक्स का पैसा ठीक जगह खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी बहुत जरूरी है। यूपीएससी, भारत की ब्यूरोक्रेसी को स्टील केज ऑफ बोला जाता है, हमारे सिस्टम को, डेमोक्रेसी को। अगर वो ठीक से फंक्शन नहीं करेगी तो भी काम नहीं करेगा। लास्ट में स्टेट सर्विसेज, जो स्पेसिफिक स्टेट सर्विसेज जो है अपनी ब्यूरोक्रेसी सेलेक्ट करती है। इन चारों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ये चारों ही चीजें बहुत जरूरी है। सी, इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस भी है। अगर कोई ऐसी अनसेट सर्कमस्टेंसेज आ जाती है, अगर कोई रेनी डेज आ जाते हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसे सिस्टम आ जाता है कि भाई यार नॉर्मल सिचुएशन नहीं है ये, इसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ेंगे, तो आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंदर हमने इमरजेंसी प्रोविजंस दे रखे। दिस इज अबाउट नेशनल इमरजेंसी, दिस इज अबाउट स्टेट इमरजेंसी एंड दिस इज अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनको हम जब इमरजेंसी प्रोविजंस डिस्कस करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। क्रिटिसिज्म क्या क्या है जो बोला गया है, और उसका रिबिटल क्या क्या है। जैसे क्रिटिसिज्म सबसे पहले किया गया जी, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो, बोरो नहीं किया है, चीजें पिक करी हैं, उसमें से जो हमारे यहाँ बेस्ट सूटेड था उस चीज को हमने अप्लाई कर दिया है, और उसमें कुछ जो फॉल्ट्स थे उनको अवॉइड किया है, जो हमारे यहाँ हमारे लैंडस्केप पे सूट कर रही थी चीजें, उन चीजों को अडॉप्ट कर लिया है। कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, माना बहुत सारी चीजें 1935 एक्ट से उठाई है, लेकिन बहुत सारी चीजें अलग भी हैं, उसके अलावा भी हमने चीजें अप्लाई की है, उसके अंदर अलग अलग जगह से जो सूटेबल चीजें थी वो अप्लाई की है। अन इंडियन और एंटी इंडियन, अन इंडियन एंटी इंडियन नहीं है,
जो वैल्यूज हमारी हैं केवल वही पिक की है, कोई भी ऐसी चीज पिक नहीं करी है जो भारतीय वैल्यूज के अगेंस्ट जाती हुई दिखे। भारतीय संविधान के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। तो दिस इज बोगस एलिगेशन डेफिनेटली। एलिफेंट साइज, अब भाई देखो इतना बड़ा देश है, इतना डाइवर्स देश है, तो छोटा संविधान होता तो क्लैरिटी नहीं होती, तो इसलिए इतने बड़े देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिफेंट साइज संविधान ही लगेगा, इतना ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा। साथ के साथ पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, के भाई लॉयर्स ही बैठे रहते हैं यार, इसमें तो सारे लॉयर्स ही थे, लैंग्वेज इतनी टफ हो गई, टेक्निकल जार्गन्स इतने ज्यादा है। टेक्निकल जार्गन्स इसलिए भी जरूरी थे और लॉयर्स का रहना इसलिए जरूरी था क्योंकि तुम एक रूल ऑफ लॉ पे चलने वाला देश हो, और रूल ऑफ लॉ पे चलने वाला देश हो तो लीगल लैंग्वेज में क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता था। इसलिए लीगल पैराडाइज अगर वो था भी तो बहुत ज्यादा इशू नहीं है। तो जब आपसे क्रिटिसिज्म पूछा जाए तो आप ये लिखोगे, जब आपको रिबिटल पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स में पूछा जाए तो आप इनके अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हो कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर जिसमें हमने सेलिएंट फीचर डिस्कस करी है, और इससे ज्यादा डिटेल में सेलिएंट फीचर्स डिस्कस नहीं किए जा सकते। ये जो सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं इन पे हम स्पेसिफिकली भी आने वाले हैं, स्पेसिफिकली भी इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करो, ये जो सारी मैंने चीजें लिखी हैं, ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा वही आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। एक बार इसे रीड जरूर कर लेना, टेक अ रीड आउट दिस एटलीस्ट वंस। आपको कंक्लूजन टाइप है, अगर आपके से कुछ ऐसी चीज आती है मेंस के अंदर, मेंस ओरिएंटेशन के लिए है, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेशन के लिए आपको जितनी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी सेलिएंट फीचर्स की वो ऑलरेडी मिल चुकी है। सिंथेसिस वाला एस्पेक्ट मिल चुका है। आई गेस काफी क्लैरिटी आ चुकी होगी इस लेक्चर के बाद। हम अगले लेक्चर में जब पहुंचेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस था, वो कैसे रन किया है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, उसकी क्या हिस्ट्री थी, किस तरीके से उसने हमारा संविधान बनाया, क्या टाइमलाइन थी, क्या क्या कमिटीज बनी, किसके हाथ में क्या क्या पावर्स थी। ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए अर्थनीति के साथ। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।